नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। 5 अगस्त को शेख हसीना के खिलाफ की गई इंटरनेशनल साजिश पर भी शेख हसीना के बेटे ने एक बड़ा खुलासा किया। इस रिपोर्ट में आप देखिए शेख हसीना के सबसे खतरनाक 45 मिनट। 4 अगस्त को बांग्लादेश में हिंसा और उपद्रव में 100 की मौत हो गई थी। 5 अगस्त को आंदोलनकारियों ने ढाका के गढ़भवन पर धावा बोल दिया था। तब ढाका से दिल्ली 2 अर्जियां पहुंची। पहली अर्जी में प्रधानमंत्री शेख हसीना को कुछ समय के लिए भारत आने की इजाजत मांगी गई थी। इसके कुछ देर बाद भेजी गई दूसरी अर्जी में बांग्लादेश के अधिकारी मिलिट्री एयरक्राफ्ट के भारत में दाखिल होने के लिए क्लियरेंस मांगी। 5 अगस्त की सुबह शुरू हुआ ये हाई वोल्टेज ड्रामा दोपहर से पहले खूनी होने लगा। 4 लाख की उग्र भीड़ ढाका की सड़कों पर थी। बांग्लादेश के पीएम आवास की तरफ तेजी से बढ़ती भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तब बांग्लादेश के तीनों सेनाओं के प्रमुख और पुलिस के मुखिया ने शेख हसीना के आवास पर दस्तक दी। पीएम आवास पर तीनों सेना प्रमुखों ने शेख हसीना के इस्तीफा देने और देश छोड़ने की सलाह दी। उस वक्त वहां मौजूद शेख हसीना की बहन रेहाना को भी हालात की गंभीरता बताई गई, जिसके बाद रेहाना ने शेख हसीना से अकेले में 20 मिनट तक बात की, लेकिन शेख हसीना बांग्लादेश से बाहर नहीं जाने पर अड़ी रही। आखिरकार आर्मी जनरल वक़ार उज जमान ने अमेरिका में रह रहे हसीना के बेटे वाजेद जॉय को फोन किया। यहाँ कोई पुलिस नहीं है, यहाँ कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस वक्त हमारी माँ वो बांग्लादेश उनकी बांग्लादेश छोड़ने का कोई इंटेंशन नहीं था। बेटे के बार बार समझाने पर, ये बताने पर कि उनकी जान खतरे में है, दुश्मन देश और कई ताकतवर खुफिया एजेंसियों के खूंखार लोगों का दिमाग साजिश में लगा है, तब भी शेख हसीना मानने को तैयार नहीं हुई। लेकिन जब बेटे ने शेख हसीना को 1975 का इतिहास याद दिलाया तो उन्होंने लंबी चुप्पी के बाद सिर्फ जवाब में हाँ कहा। 5 अगस्त की दोपहर 1 बजे शेख हसीना ने देश छोड़ने का मन बना लिया, लेकिन जाते जाते वो देशवासियों को एक संदेश देना चाहती थी। मगर बांग्लादेश की आर्मी के कुछ जनरलों को ये भी मंजूर नहीं था। शेख हसीना देश के नाम संबोधन की तैयारी कर रही थी, लेकिन लाइव ब्रॉडकास्ट वाला ट्रक पीएम आवास की जगह आर्मी चीफ के हेडक्वार्टर भेज दिया गया, जिससे साफ हो गया कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। कहा जा रहा है कि शेख हसीना को सुरक्षित भारत पहुंचाने की कोशिश भी बेहद आनन फानन में की गई। अगर इस दौरान जरा सी भी देर होती तो कोई अनहोनी भी हो सकती थी। पीएम आवास से शेख हसीना को हेलीपैड ले जाया गया। वहां हेलीकॉप्टर के जरिए हसीना और उनकी बहन रेहाना एयरफील्ड पर पहुंची। फिर दोनों मिलिट्री एयरक्राफ्ट में बैठकर बांग्लादेश से भारत के लिए उड़ान भरी। 5 अगस्त को करीब 6 बजे शेख हसीना C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पहुंची। भारत की मदद से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की जान तो बच गई, लेकिन उनके देश से की जा रही साजिशें थमी नहीं है। मोदी सरकार हमारे माँ की जान बचा दी है, इसके लिए उनके प्रति हमारी शुक्रिया है। लेकिन अवामी लीग, विदाउट अवामी लीग बांग्लादेश, इंडिया ईस्टर्न साइड में बांग्लादेश कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगा। बांग्लादेश में जारी उथल पुथल के बीच भारत में घुसपैठ की कोशिशें जारी हैं। बॉर्डर पर बुधवार को 500 बांग्लादेशियों को बीएसएफ ने घुसपैठ से रोका। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग से जुड़े लोग खौफ में हैं। ज्यादातर भारत में घुसपैठ कर अपनी सलामती की गारंटी चाहते हैं। भारत में शरण की आस में किशनगंज बॉर्डर पर आए सैकड़ों बांग्लादेशियों को वापस लौटाया गया। बांग्लादेश सरहद पर सीमा सुरक्षा बल सतर्क है। वहीं बांग्लादेश में अवामी लीग के नेताओं ने शेख हसीना की दमदार वापसी का भी ऐलान किया है। अवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के मकबरे के सामने एकजुट होकर शेख हसीना को वापस लाने की कसम खाई है। अवामी लीग और उसके सहयोगी दलों ने हसीना के वतन वापसी तक आंदोलन करने का ऐलान भी किया है।
इस बीच शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने एक वीडियो रिलीज कर बड़ा ऐलान किया है। वीडियो संदेश में सजीब वाजेद ने कहा है कि मैंने कहा था कि हमारा परिवार राजनीति में वापसी नहीं करेगा, लेकिन हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को सताया जा रहा है, तो हम चुप नहीं बैठ सकते। सजीब ने दावा किया है कि अवामी लीग खत्म नहीं हुई है। अवामी लीग बांग्लादेश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी है, जिसके बिना लोकतांत्रिक बांग्लादेश बनाना संभव नहीं। साजिब ने ये तक कहा कि शेख हसीना मरी नहीं है, हम बंग बंधु का परिवार हैं, हम कहीं नहीं गए हैं। उधर बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाने पर कई संवैधानिक सवाल खड़े हो गए हैं। बांग्लादेश के संविधान में अंतरिम सरकार का कोई जिक्र नहीं है। पहले भी अंतरिम सरकार बनाई गई तो उसके लिए संविधान के अंदर उचित संशोधन किए गए थे। उधर बांग्लादेश में बनी अंतरिम सरकार को लेकर कई संवैधानिक सवाल उठ रहे हैं। बांग्लादेश के संविधान में अंतरिम सरकार का कोई जिक्र नहीं है। पहले ऐसी सरकार चलाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा था। बांग्लादेश के संविधान में 13वां संशोधन 1996 में पारित किया गया था, जिसमें आम चुनाव कराने और सत्ता हस्तांतरण के लिए कार्यवाहक सरकार के प्रावधान को शामिल किया गया। लेकिन इसमें भी कई पेच हैं, यानी अंतरिम सरकार का भविष्य सुरक्षित है, कहा नहीं जा सकता। ऐसे में बांग्लादेश के दुश्मनों को अपने प्लान को अंजाम देना और भी आसान होगा। बांग्लादेश को सिविल वॉर में झोंककर जिस एक मुल्क को सुकून मिलेगा, उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश इस धरती पर सिर्फ एक देश की आंख की किरकिरी है। हालांकि शेख हसीना की वापसी के संकेत मिलने भर से उस मुल्क के होश फाख्ता है, क्योंकि शेख हसीना की वापसी का मतलब ही तमाम साजिशों का अंत होगा। जश्न आजादी से पहले आज दिल्ली में भारत के आन बान और शान की एक तस्वीर दिखी। लाल किले पर देश में बने स्वदेशी फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी गई। लाल किले के परिसर में जब स्वदेशी तोप गरजी तो जमीन आसमान दोनों हिल उठे। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। और ये देखिए इस वक्त राउंड, और ये है इंडियन फील्ड गन की ताकत। ये हिंदुस्तान की आन बान और शान की तस्वीरें हैं। गूंज ऐसी कि धरती हिल उठी, आसमान थर्रा उठा। ये देश की पहली स्वदेशी फील्ड गन है, जिसकी रेंज सुनेंगे तो गर्व से सीना चौड़ा हो उठेगा। जिस जगह से ये तोप गोले दागेगी, वहां से 17 किलोमीटर दूर दुश्मन का ठिकाना नेस्तो नाबूद हो जाएगा। पूरे 17 किलोमीटर रेंज वाली ये देश की राजधानी दिल्ली में दहाड़ रही है और जश्न आजादी की शान बढ़ाने को पूरी तरह से तैयार है। गन्स हैं ये 21 बार फायर करेंगी, यानी कि 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। 2 साल पहले तक यहाँ पे ब्रिटिश पाउंडर यानी 25 पाउंडर गन्स का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब ये पूरी तरीके से स्वदेशी गन्स के जरिए ये जो ड्रिल है उसको की जाती है, क्योंकि ये एक ऐसी गन है जो कि भारतीय सेना की एक पहली स्वदेशी गन है, जो कि अलग अलग जो जंग में या अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट में बहुत बेहतरीन तरीके से उसने काम किया। और इस वक्त इसको स्पेशली यहाँ पे 21 तोपों की सलामी के लिए ये बैटरी को यहाँ पे डेडिकेट किया गया है। 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा लहराएंगे,
तो भारत की ये स्वदेशी तोप 52 सेकंड के भीतर 21 राउंड गोले दागकर सलामी देगी। इंटेंस रेट ऑफ फायर की बात करें तो ये स्वदेशी फील्ड गन लगातार 6 राउंड फायर कर सकती है। प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर पर जिस वक्त ध्वजारोहण करेंगे और जैसे ही राष्ट्रगान बजेगा उस वक्त ये इसी तरीके से गन इसी ड्रिल के साथ स्टार्ट होगी। एक गन में 3 जो है वो ऑपरेटर हैं और अब जो राउंड है और ये देखिए इस वक्त राउंड और ये है इंडियन फील्ड गन की ताकत। 21 राउंड दागने हैं। ये 2 जिस राउंड दागे जा रहे हैं ये पे दिखा रहा है ये स्वदेशी गन है। ये भारतीय की स्वदेशी गन है जो कि यहाँ पे फायर कर रही है। ये ब्लैंक राउंड है और इस वक्त वहाँ पे बज रहा है और राष्ट्रीय गान के दौरान जो है ये 52 सेकंड तक ये लगातार ऐसे रहेंगे। 21 राउंड इनको फायर करना है। ये भारतीय सेना की ताकतवर गन है जो कि कारगिल के युद्ध में भी बहुत इस्तेमाल में लाई गई थी। लाल किले के प्राचीर से जो राष्ट्रीय गान बज रहा है उसी के तहत इस तोपों की सलामी यहाँ पे इन गन की जा रही है। टाइम बहुत शेड्यूल रखा जाता है और ये वहाँ राष्ट्रगान खत्म हुआ और ये गन यहाँ पे जो है गरजना बंद हुई। 1982 में इस गन को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने तैयार किया था और तब से लेकर अब तक लगातार अपनी सेवाएं दे रही है। This particular gun was actually designed by Indian Ordnance Factory in the year of 1982 and it was introduced in the service after that. Now this particular gun is actually 1000 kgs lighter than your 10mm Indian field gun. A particular gun weighs around 2380 kgs and it can fire up to a range of 17.2 kilometers. साल 2022 में आखिरी बार ब्रिटिश पाउंडर गन ने लाल किले पर झंडारोहण के दौरान सलामी दी थी। तब ब्रिटिश पाउंडर गन ने 20 राउंड फायर किए थे और एक राउंड फायर स्वदेशी तोप 155 mm 88 GS ने किया था। लेकिन अब नए हिंदुस्तान की नई तस्वीर दुनिया के सामने है। 21 तोपों की सलामी पूरे आन बान और शान के साथ अब स्वदेशी तोप से होगी। भारत की सफलता की कहानियों में एक अध्याय और जुड़ चुका है। डीआरडीओ ने भारतीय सैनिक के लिए एक बेहद ही हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। परीक्षण के दौरान इस जैकेट पर कई गोलियां दागी गई लेकिन हर गोली इस जैकेट पर बेअसर रही। एक अभेद रक्षा कवच, गोलियां भी बेअसर। डीआरडीओ ने बनाई कमाल की बुलेट प्रूफ जैकेट। अब से 10 साल पहले तक देश की सेना की सुरक्षा को लेकर जो सोच और जो नजरिया था वो अब बदल चुका है। पीएम मोदी की अगुवाई वाले नए भारत में सेना को लेकर हर स्तर पर सोच बदली है। उनकी हर छोटी छोटी जरूरतों पर ध्यान दिया जा रहा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत बनी इसी बुलेट प्रूफ जैकेट को ही देख लीजिए। इस बुलेट प्रूफ जैकेट को 6 स्नाइपर गोलियां भी नहीं भेज सकती। देश के सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट को पॉलीमर बैकिंग और मोनोलिथिक सेरेमिक प्लेट से बनाया गया है। कानपुर में तैयार हुए इस जैकेट का वजन बेहद कम है। इसके हार्ड आर्मर पैनल HAP की एरियल डेंसिटी 40 kg M2 है और स्टैंड अलोन हार्ड आर्मर पैनल की एरियल डेंसिटी 43 किलो M2 से कम है। साथ ही पहनने में भी यह जैकेट बेहद आरामदायक है। हम तमाम तरह की वीडियोस देखते हैं लेकिन मुजफ्फरपुर में बच्चे YouTube को देखकर बम बनाते हैं। यह मामला आपको हैरान करेगा और सोचने पर भी मजबूर करेगा। ये बच्चे बस देखने में
आपको मासूम लग रहे होंगे, लेकिन इनकी कारस्तानी आप जानकर हैरान रह जाएंगे। ये छोटे बच्चे YouTube देखकर बम बना रहे थे। आगे जो हुआ वो और भयानक था। अचानक जोरदार धमाका होता है और बच्चे जख्मी हो गए। गनीमत रही कि बच्चों की जान नहीं गई। तस्वीर बता रही है कि किस कदर इस हादसे का शिकार हुए हैं। पूरा मामला मुजफ्फरपुर के गयाघाट थाना क्षेत्र के बुआरीडीह पंचायत के मुनि कल्याण गांव की है। बम नाइफ था ना, उसको बारूद निकाल के आया, उस सलाई के डिब्बा में रख कर फिर उसको सबको आता था, सबको कहा कि मुड़ी झुका। हम नहीं झुका, हम ऐसे कर दे, सब मुड़ी झुकाया। वो आग लगा के भाग गया, ऊपर उड़ा ना तो सबको ये घटना हो गया। इस घटना में 5 बच्चे बुरी तरह झुलस गए हैं। घटना के बाद लोगों ने मामले की सूचना गयाघाट थाने की पुलिस को दी। गयाघाट पीएचसी प्रभारी दीप नारायण दीपक ने बताया कि शुरुआती जांच में ऐसा पता चल रहा है कि किसी विस्फोटक पदार्थ के फटने से ये झुलसे हैं, लेकिन मामला गंभीर है, जांच की जा रही है। गायघाट थाने के अंतर्गत एक बुआरीडीह गांव है। बुआरीडीह गांव में लगभग 5 बच्चे थे जो यूट्यूब पर देख के माचिस और पटाखे का बारूद निकाल के उन्हें एक टॉर्च में भरा था और वो लोग कोशिश कर रहे थे कि कैसे नया पटाखा बना सकते हैं यूट्यूब पर देख के। उसी के दौरान वो विस्फोट हो गया है। YouTube पर वीडियो देखने के बाद बच्चे पटाखे के बारूद और माचिस की तीलियों का मसाला छुटाकर टॉर्च में भरकर बम बनाने की कोशिश कर रहे थे। माचिस की तीली का मसाला डालने के बाद जैसे ही उन्होंने बैटरी डालकर टॉर्च ऑन की, टॉर्च में जोरदार धमाका हुआ। घटना हुआ कि जो साजिश से हमारा बच्चा के बुला के ले गया है, बम से जला दिया है कि बारूद से जला दिया है, वो हमको मालूम नहीं है। लोग हल्ला कर रहा था, हमारा लेट हम सरब्दीपुर रहते हैं। फोन आया, हम यहाँ से पहुंचे तो वहाँ हल्ला हो रहा था जो बम से उड़ा दिया। इस घटना के बाद गांव के लोगों में दहशत है। जरूरत है अभिभावकों को अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखने की, खासकर वो ऑनलाइन क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, ताकि बच्चे किसी गलत दिशा में भटककर ऐसे काम को अंजाम ना दें। मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले नीरज चोपड़ा से पीएम मोदी ने बात की। पीएम ने नीरज को जीत की बधाई दी। नमस्ते सर। नीरज, बहुत 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 बधाई आपको। धन्यवाद सर। आपने देश का नाम फिर एक बार रोशन कर दिया जी। और पूरा देश, मैं देख रहा था रात को 1 बजे भी करोड़ों लोग आपकी तरफ आशा की नजर से देख रहे थे। बस सर वही है कि जो सबकी उम्मीद थी गोल्ड के लिए, वो कहीं ना कहीं एफर्ट भी लगाया, लेकिन जैसा हमारी बात हुई थी कि छोटी वो इंजरी वगैरह की वजह से वो पुश जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाया, उसका थोड़ा सा हो रहा। क्या किया जाए भाई? वही डिसीजन लेंगे सर टीम के साथ, लेकिन कंपटीशन जो था वो काफी तगड़ा था और ऐसी सिचुएशन में भी थ्रो करना और मेडल लेके आना कंट्री के लिए, उसकी खुशी है जी। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है और आपने तो पिछली बार भी मुझे याद है आपने आपके प्रतिस्पर्धी के खेल की तारीफ की थी जी, और आपने तब भी मुझे कहा था कि उसका मुकाबला बड़ा सचमुच में तगड़ा होता है। हाँ जी। और इंजरी के बावजूद भी आप ये मैनेज करते हैं, मैं समझता हूँ हमारी युवा पीढ़ी को भी बड़ा आश्चर्य होता होगा। नहीं बिल्कुल सर, काफी अच्छा रहा और वही है कि ये तो सिलसिला चलता रहेगा गेम में, स्पोर्ट्स में अप डाउन्स, और अभी आगे और ज्यादा मेहनत करेंगे और बाकी आगे गेम्स आ रहे हैं तो वो खेल लेंगे सर अच्छे से। आपकी माता जी भी कभी खेल में रही थी क्या? नहीं सर, फैमिली से कोई नहीं रहा, पर यह है कि यहाँ हरियाणा में वो माहौल जरूर है खेल का, तो कुछ ना कुछ पहले बचपन में खेल रहे होंगे। माता जी का जो इंटरव्यू है जी, उसमें एक जो स्पोर्ट्स परिवार का स्पिरिट होता है, हाँ जी, वो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने कहा। जब उनको कहा गोल का, उन्होंने कहा भाई वो भी तो मेरा बेटा है। ये स्पिरिट है। मैं तो बहुत सचमुच में आपके परिवार को भी बधाई देता हूँ। नहीं बिल्कुल सर, क्योंकि तो एकदम से ये स्पोर्ट्स में सर वही है, जुड़े रहते हैं।
हाँ सर, स्पोर्ट्स में अप डाउन वो चलता है। अब ऐसा काफी अपना दिन रहता था, भगवान अपने साथ होता था कि हम गोल्ड जीतते थे। और गेम में वही है कि अब अरशद ने जीता है तो वही है, जिसका दिन होता है सर उसी को मिलता है वो उस दिन। तो जैसा हमारा टोक्यो में था। तो आएंगे, लेकिन आप लोगों की मेहनत होती है और आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। बिल्कुल सर। अपनी इंजरी के बाद भी जो मेहनत किया है ना, वो वाकई बहुत ही अद्भुत है जी। और उसमें तो एक स्पिरिट, मुझे देश के लिए कुछ करना है, वही तो ड्राइव करता है। बिल्कुल सर, ये भी तो काफी बाकी है सर। आप मन में से गोल्ड वगैरह निकाल दीजिए। हाँ सर, अब तो निकल ही गया वैसे ही। बहुत बड़ा गोल्ड है। नहीं सर, बिल्कुल ये तो सर चलता रहेगा जब तक गेम चल रहा है। तो हमेशा रिजल्ट तो उसी दिन डिसाइड होता है, पर अपनी तरफ से सर मेहनत